दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे मानव का विकास कैसे हुआ, यानी पाषाण कालीन मानव से लेकर आधुनिक मानव जो एक डिजिटल बोर्ड के सामने खड़ा हुआ है, और पाषाण काल से पहले के मानव, इनका एक क्रमिक डेवलपमेंट मिलता है, एक क्रमिक विकास मिलता है। लेकिन अगर मानव की उत्पत्ति के संदर्भ में हम समझें तो मानव की उत्पत्ति अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो अलग अलग धर्मों की पुस्तकें अलग अलग तरीके के बताती हैं। जैसे हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ें, ऋग्वेद में पढ़ते हैं तो यह बताया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में यह कहा गया है कि एक आदि पुरुष यानी ब्रह्म से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसी तरीके से इस्लामिक कल्चर में मानव की उत्पत्ति अलग तरीके से बताई गई है और ईसाई कल्चर में अलग तरीके से बताई गई है। होना तो एक ही चाहिए, यानी अलग अलग धर्मों ने मानव की उत्पत्ति का जो स्वांग रचा है वो अपने तरीके से रचा है। लेकिन यहां पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है, हम इतिहास के उन पहलुओं पर अध्ययन करेंगे जिससे उस आदि मानव से आधुनिक मानव के डेवलपमेंट की एक क्रमिक कहानी मिलती है, जिसमें इतिहास और भूगोल का एक क्रमिक वर्णन आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि मानव के विकास के संदर्भ में मानव का जो विकास है लगभग 3.5 करोड़ यानी 3.5 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष के पूर्व माना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मानव का विकास किसके बीच में हुआ है, उसका टाइम पीरियड क्या है। तो लगभग 3.5 करोड़ से 2 वर्ष पूर्व माना जाता है। क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में हम देखें तो भूगोल वेत्ताओं ने पृथ्वी को कई भागों में, कई कालक्रमों में विभाजित किया। इन कालक्रमों में जो विभाजन है उसमें यह माना गया है कि अल्प नूतन या इसे तृतीयक युग के नाम से जाना जाता है। इस समय ये तृतीयक युग वही युग है जिसमें कोयले का निर्माण होता है, यानी जीवाश्म ईंधन, यानी पेड़ पौधे किसमें टूट फूट के कहाँ जमीन के अंदर दफन हो गए और ताप दाब से वो किस में परिवर्तित हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। तो ये तृतीयक युग यानी उसी दौरान मानव की उत्पत्ति हो रही थी, और दूसरी तरफ क्या है, कोयले का भी निर्माण, तृतीयक युगीन कोयले का भी निर्माण हो रहा था। चलिए आगे हम देखते हैं। इसी समय कपि समूह मतलब बंदरों का एक समूह है, देखिएगा नीचे मैं दिखाता हूं, वो उष्णकटिबंधीय जंगलों से बाहर निकला। कहां से? उष्णकटिबंधीय को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, 23 डिग्री ऊपर कर्क रेखा है और 23 डिग्री नीचे मकर रेखा है, और इन तीनों के बीच में जो एरिया है वो क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यानी वो उष्ण मतलब होता है गर्म, कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र। उष्ण का मतलब क्या हो जाता है? गर्म, और कटिबंध का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। यानी वह क्षेत्र जो गर्म क्षेत्र हो, यानी सूर्य की किरणें इस एरिया में सबसे ज्यादा पड़ती हैं, और इसीलिए इस एरिया में जीव जंतुओं का डेवलपमेंट होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो ये कहा गया कि कपि समूह, कौन कौन से कपि हो गए, जिनमें से चिंपैंजी हो गया, ये आपका चिंपैंजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, और औरंगुटान हो गया, और ये गिब्बन हो गया। ये कपियों का समूह है, वो जंगलों से निकला। कुछ तो जंगल में रह गए और कुछ जो है मैदानी क्षेत्रों में आ गए, हरे भरे मैदानों से वो बाहर निकल के आ गए। अब ये बात कैसे पता चली कि ये इस तरीके से हुआ होगा? तो ये है आणविक अध्ययन।
किसके माध्यम से पता चला हुआ है? आणविक अध्ययन ये बताते हैं कि मानव की उत्पत्ति संभवतः इन्हीं जंतुओं से हुआ होगा, जिसमें कौन सा है? चिंपैंजी है, ये आपका गोरिल्ला है, औरंगुटान है, ये पेड़ पे बैठा हुआ है, और गिब्बन। पीसीएस में एक बार प्रश्न पूछा गया है, मानव का सबसे लघुतम रूप कौन सा है? अगर आप देखेंगे तो आपके दादा के अनंत तक पहुंचेंगे तो उनका चित्र लगभग इनसे मिलता जुलता रहेगा। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि मानव का सबसे लघुतम रूप कौन सा है? इसका मतलब क्या है कि मानव यदि सबसे छोटा है तो उनके दादा कौन रहे होंगे? तो ये माना गया है कि मानव का ये लघुतम रूप है। कौन सा? गिब्बन। तो प्रश्न आपका ये हो जाता है, गिब्बन मानव का लघुतम रूप है। उसके बाद हम देखते हैं तो वो तो जीवों की उत्पत्ति के बारे में आपको बताया गया था कि मानव के विकास, और फिर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इसके बाद मानव का उद्भव लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व हुआ। कब? 6 लाख वर्ष पूर्व। और ये कहा गया कि ये कपियों से बदलने हुए हैं, यानी जो आज आधुनिक मानव है वो किससे बना हुआ है? कप यानी बंदरों के एक समूह है, जिनमें से आपके ये बंदर ऊपर से शामिल हैं। कौन से? चिंपैंजी, गोरिल्ला, औरंगुटान और गिब्बन। इन्हीं चारों कपियों से मानव का विकास हुआ। और उन मानवों में क्या कहा गया? वो 2 तरीके के थे, यानी ये बंदर या कपि आप कह सकते हैं, वो कैसे थे? 2 तरीके से, इसीलिए इसे कहा गया डायोपीथिकस। डायो मतलब 2। तो इनमें से एक था रामापीथिकस और दूसरा क्या था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब देखिएगा, रामापीथिकस ये जंगल में ही रहा। कहाँ पर रहा? जंगलों में ही रहा। और जबकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है? ये मैदानी क्षेत्रों में आ गया। तो रामापीथिकस ये जंगल में ही रहा, ठीक है ना। और जबकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ये कहाँ से? ये जंगलों से बाहर निकल आया। कौन सा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसे अफ्रीकन्स भी कहा जाता है। वैसे इन मानवों के बारे में बताएं कि दुनिया में अलग अलग जगह पे इन मानव की प्रजातियां मिली हैं। तो जो मानव की प्रजातियां मिली हैं उसी को एक क्रम से रख दिया गया है। तो इनमें से फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हैबिलस आता है। होमो हैबिलस की बात ये होती है कि ये पहला मानव है जिसके बारे में कहा जाता है स्किल मानव था। स्किल मानव यानी इसके मस्तिष्क का डेवलपमेंट था, या हम इसको कह सकते हैं कारीगर मानव। कारीगर मानव। तो ये पूछा, अभी इन सब का फिर से आगे डिटेल में हम समझाते हैं, पहले ये क्रम आप देख लीजिए हैं। तो होमो हैबिलस क्या है? ये कारीगर मानव है जो पत्थरों का उपयोग करना सीख लिया था। उसके बाद हम देखते हैं होमो इरेक्टस। वैसे इरेक्टस का जो अर्थ होता है वो होता है सीधे खड़े होकर चलना। क्या होता है? इसे इरेक्टस का अर्थ होता है सीधे खड़े होकर चलना, यानी ये मानव क्या है? अब सीधे खड़े होकर चलने लगा। इसे पिथेकैंथ्रोपस भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद अगर कोई साक्ष्य मिला है तो वो है निएंडरथल का मानव। कौन सा? निएंडरथल का मानव। और निएंडरथल का मानव का जो जीवाश्म है वो कहाँ से? जर्मन से प्राप्त हुआ है। निएंडरथल जर्मन का स्थल है। और ये कहा गया है ये वही पहला मानव है जिसने मानव को दफनाने की, यानी अंतिम संस्कार की प्रथा की शुरुआत की थी। उसके बाद होमो सैपियंस के बारे में हम देखते हैं, और ये आपका होमो सैपियंस है। और फिर आधुनिक मानव, एक ऐसा मानव जिसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था, उसी को हम क्या कहते हैं? आधुनिक मानव। आगे हम देखते हैं, ऐसी मान्यता है कि अनुकूल जलवायु से मानव में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अनुकूल जलवायु का मतलब समझिएगा।
जैसे अभी पिछले कुछ समय पहले आपने देखा कोविड आया, और कोविड में बड़ी मात्रा में लोगों के बीच एक अलग सामाजिक परिवर्तन देखने को मिला। एक दूसरे को छूने से बच रहे थे। हालांकि वो परिस्थितियां फिर से बदल गई, लेकिन एक जलवायु का परिवर्तन था जिसने इस देश क्या पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों से अधिक जाने गई। भारत में भी बड़ी मात्रा में गई और आज तक उनकी काउंटिंग नहीं हुई। अनुमानतः कितना गया होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप कुछ मान सकते हैं कि लगभग इतना गया होगा। ठीक है, इतने लोगों के मरने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि अनुमान लगाया जाता है रजिस्टर्ड नहीं हुए लोग अपने गांव से ही शमशान भूमि के लिए चले गए हैं। चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी जलवायु परिवर्तन हुई जो मानव में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जो आगे के डेवलपमेंट में अलग भूमिका निभाते रहे हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है अर्ध उतान मुद्रा में चलना, यानी आधा झुक के ऐसे ऐसे चलना। ये दोनों जा रहे हैं अर्ध उतान मुद्रा में। अब अर्ध उतान मुद्रा चलने से क्या अंतर आया, इस बात को समझिए। दुनिया की जो भी चीजें बनी हुई हैं वो इन्हीं हाथों से बनी हुई हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप से लेकर हथौड़ा, जहाज, जो भी चीजें बनी हुई हैं इन्हीं दोनों हाथों से बनी हुई हैं। और अब मानव क्या है, पहले इन आगे के दोनों हाथों को चलने के लिए इस्तेमाल करता था। अब ये दोनों क्या हो चुके, फ्री हो चुके। अब मानव मस्तिष्क से सोचेगा और इन हाथों के द्वारा कुछ करने की कोशिश करेगा। वो पहिया बनाएगा, वो कुम्हार का चाक बनाएगा, वो आग जलाएगा इन्हीं दोनों हाथों से। यानी अर्ध उतान मुद्रा में जब मानव चलने की शुरुआत कर दी तो समझ लीजिएगा कि उसके एक क्रांति के युग की शुरुआत हो गई। एक क्रांति के युग की शुरुआत हो गई। यानी दुनिया की चीजें इन हाथों से मिलकर बनी हुई हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अर्ध उतान मुद्रा में चलना और हाथों का मुक्त होना और उपकरण का प्रयोग, ये 3 बड़ी तेजी से बदलाव हुआ। और ये कब हुआ, जब जलवायु परिवर्तन हुआ। अब जलवायु परिवर्तन क्या हुआ होगा, या तो जंगल सूखे होंगे, परिणामतः इन कपियों को बाहर निकलने का आवश्यकता महसूस हुई होगी, या इतनी बर्फ जम गई होगी कि पूरी वनस्पतियां नष्ट हो गई होंगी, तो जाहिर सी बात है जीव जंतु भी मर जाएंगे। और जब तो वो जीव जंतु गर्म जलवायु की तरफ जाने की शुरुआत कर देंगे। जैसे हिमालय में अधिक बर्फबारी होगी या साइबेरियन क्षेत्र में अधिक बर्फबारी होगी, वहाँ सूर्य निकलने की मतलब प्रकाश होगा ही नहीं और रहना दुर्भर हो जाएगा, तो लोग वहाँ से क्या हो जाएंगे, पलायन हो जाएंगे। तो ये 3 परिवर्तन हुए जो आधुनिक मानव के लिए बहुत परिवर्तन का है। ये तीनों परिवर्तन आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व हुए। समूह विभाजन में रामापिथिकस कहा जाता, समूह विभाजन को रामापिथिकस कहा जाता है। ये जंगलों में ही रह गए और खुले घास के मैदानों को ढूंढना पसंद किए, और जो खुले घास के मैदानों में आ गए उन्हें क्या कहा गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यानी जो पीछे हम लोगों ने बात किया था, कौन से, डायोपिथिकस, यानी इसमें 2 तरीके के दिखाई पड़ते हैं, रामापिथिकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ये कहां रह गया, ये जंगल में ही रह गया, और ये कहां आ गया, मैदानी क्षेत्रों में। और जब ये मैदानी क्षेत्रों में आया तो जाहिर सी बात है जंगल से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में इसके बड़े बदलाव होंगे। चलिए हम देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की स्थिति क्या रही होगी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ही मानव का आदि पूर्वज कहा गया। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव का आदि पूर्वज किसे कहा जाता है,
तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ही क्या कहा जाता है? आदि पूर्वज कहा जाता है। संभवतः ये प्लीस्टोसीन काल में प्रकट हुआ, यानी प्लीस्टोसीन काल, देखिए एक बहुत लंबा ड्यूरेशन है, लाखों वर्षों का, करोड़ों वर्ष का। तो प्लीस्टोसीन काल में इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उत्पत्ति हुई। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही सीधे खड़े होकर चलते थे। यह मानव कहाँ पे मिला? दक्षिण अफ्रीका में। आप ध्यान दीजिएगा इस बात का, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ये पाया कहाँ गया पहली बार? ये साउथ अफ्रीका में पाया गया। ये ध्यान रखिएगा, यानी दक्षिणी अफ्रीका में ये पाया गया। कौन सा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जीवाश्म कहाँ से पाया गया? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जीवाश्म जो है वो कहाँ से पाया गया? दक्षिणी अफ्रीका से, यानी साउथ अफ्रीका से। आप ऑस्ट्रेलिया मत लगाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो जाएगा। देखिए यहां पे कहा गया कि लगभग 3.5 लाख वर्ष पहले भी विकसित हुआ। ये केन्या की एक तुर्काना झील है। केन्या में आप देखेंगे वहां पे झील कौन सी है? तुर्काना झील। वहां पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस का एक जीवाश्म मिले हैं, और ये लगभग कितने? 48 लाख पुराने हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही सबसे अंतिम ज्ञात पूर्व मानव है। इसे प्रोटो मानव या आद्य मानव भी कहा जाता है। फिर प्रश्न बनता है यहां से कि प्रोटो मानव किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। या आद्य मानव किसे कहा जाता है? तो यानी पहला मानव इसी को मान लिया गया। किसको? ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। ये देखिए खड़े होके चल रहा है। इसकी एक उप प्रजाति देखिएगा, ये आधा नर और आधा वानर था। कौन सा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है ना, क्योंकि पीछे आप देखिएगा डाई शब्द यूज हुआ, तो यानी उसमें दो सब चीजें आई। डाई वहां भी है कि जंगल में और मैदानी क्षेत्रों में, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। और डाई यहाँ पर इसकी एक आधा नर आधा मानव के रूप में जाना जाता है। इसकी एक उप प्रजाति जिसका नाम है जिनजैनथ्रोपस। ठीक है ना, तो प्रश्न ये पूछा जाता है जिनजैनथ्रोपस किसकी प्रजाति है? तो जिनजैनथ्रोपस जो है ये किसकी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस की है। उसके बाद हम बात करते हैं रामापिथेकस के। देखिए भारत में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं रामापिथेकस के। तो रामापिथेकस का जीवाश्म भारतीय उपमहाद्वीप से मिलता है, शिवालिक की पहाड़ियों से, जो कि आगे हम चल के बात करेंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीप में यानी पाकिस्तान के पोतवार बेसिन की शिवालिक पहाड़ियों पर दो मानव की खोपड़ी मिली है। कहां पर? पाकिस्तान में, यानी पाक में। कहां पर? पाक के पंजाब में शिवालिक की पहाड़ियां हैं, और इन शिवालिक की पहाड़ियों में दो खोपड़ियां मिली हैं। एक को रामापिथेकस कहा गया और एक को शिवापिथेकस कहा गया। ध्यान दीजिएगा, यहां से कितनी खोपड़ियां मिली हैं? दो खोपड़ियां मिली हैं। कहां से? पाकिस्तान के पंजाब में शिवालिक की पहाड़ियों पे, जो कि आगे हम चल के इस पर जिक्र करेंगे। यहां से रामापिथेकस और शिवापिथेकस दो खोपड़ियां मिली हैं, और उनका नाम रामापिथेकस और शिवापिथेकस नाम दिया गया। और शिवापिथेकस की पहचान औरंगुटान से की गई है। ध्यान दीजिएगा, यानी शिवापिथेकस की जो नाम है वो किसका नाम आता है? कि जो चार कवि बताए थे, चिंपैंजी, गोरिल्ला, औरंगुटान, गिब्बन, उनमें से शिवापिथेकस किसके लिए कहा गया? कि ये औरंगुटान ही था, जिसका नाम हम लोगों ने शिवापिथेकस दिया गया। बाद में यहां एक खोपड़ी और मिल गई,
कहाँ पर? पोतवार बेसिन में है, और जिसे ब्रह्मपीथिकस कहा गया। और जब तीनों को, कौन कौन से हो गए? रामापीथिकस, शिवापीथिकस, और एक तीसरी खोपड़ी मिली जिसका नाम है ब्रह्मपीथिकस। ब्रह्मपीथिकस। और इन तीनों को सम्मिलित रूप में क्या कहा गया? देवनार कहा गया। तो प्रश्न फिर बनता है, शिवालिक की देवनार में कौन कौन शामिल है? तो रामापीथिकस शामिल है, शिवापीथिकस शामिल है, और ब्रह्म। इन तीनों को क्या कहा गया? शिवालिक के देवनार। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि शिवालिक का देवनार कौन है, कौन कौन है? तो शिवालिक के देवनार में रामापीथिकस हो गए, शिवापीथिकस हो गए, और ब्रह्मपीथिकस। उसके बाद हम देखते हैं होमो हैबिलस। ये होमो हैबिलस कौन से हैं? देखिएगा, होमो हैबिलस को स्किल मानव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्किल मानव। यानी ये वही मानव है, यानी कारीगर मानव, यानी कुछ काम करने वाला ये मानव है। और सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहले पत्थर का औजार इसी ने बनाया है। तो पहली बार पत्थर का उपयोग किस मानव ने किया था? होमो हैबिलस ने किया था। होमो हैबिलस प्रथम मानव था, इसीलिए ये कारीगर मानव था। और इससे पहले इसे हाथों का प्रयोग करने वाला मानव भी कहा जाता है। ठीक है ना? अब कारीगर के कारण इसे क्या कहा गया है? हाथों का प्रयोग करने वाला मानव कहा गया है। तो यही वो मानव था जिसने क्या किया? आग को जलाया। होमो हैबिलस, इसी ने आग का आविष्कार किया था। किसने? होमो हैबिलस ने। उसके बाद हम बात करते हैं होमो इरेक्टस। इरेक्टस का सीधा अर्थ होता है सीधे चलने वाला मानव। प्रश्न पूछा जाता है होमो इरेक्टस में इरेक्टस का मतलब क्या है? तो इरेक्टस का मतलब है सीधे चलने वाला मानव। इसे पिथेकेंथ्रोपस भी कहा जाता है। समकालीन, यानी जब होमो हैबिलस का टाइम था, इसी समय चीन में पीकिंग मानव मिलता है। यानी पीकिंग एक शहर है, वहां से जो मानव के साक्ष्य मिलते हैं उसी को पीकिंग मानव कहा जाता है। और पीकिंग मानव के बारे में भी आगे हम बात करते हैं। और जावा में जावा मानव, और जर्मनी में हेडलबर्ग मानव। तो होमो इरेक्टस के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पीकिंग मानव, जावा मानव, और हेडलबर्ग मानव। इनका विकास पहले अफ्रीका में हुआ और बाद में एशिया और यूरोप में जाके ये क्या हो गए? बस गए हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, जंगलों में इधर उधर भटकते 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 ये समूह लंबी दूरी की यात्रा करता चला गया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पीकिंग मानव की। पीकिंग मानव को सिलेंथ्रोपस भी कहा जाता है। सिलेंथ्रोपस भी कहा जाता है। पूछा गया है सिलेंथ्रोपस कौन सा है? तो ये पीकिंग मानव। और पीकिंग मानव कौन सा है? होमो इरेक्टस मानव है। और होमो इरेक्टस ने ही पत्थर की कुल्हाड़ी बनाई थी। ये आपकी पत्थर की कुल्हाड़ी। प्रश्न पूछा जाता है कि पत्थर की कुल्हाड़ी बनाने वाला सब मानव कौन सा था? तो होमो इरेक्टस था। होमो इरेक्टस। और इरेक्टस का मतलब क्या था? सीधा खड़े होकर चलने वाला। और होमो इरेक्टस के बारे में देखिएगा, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका साक्ष्य भारत से प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अग्नि का आविष्कार भी इसी इरेक्टस ने किया था। पीछे अग्नि का आविष्कार किसने किया था? होमो इरेक्टस ने किया था। भारत के कुरनूल जिले में, और कुरनूल कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, अग्नि के चिन्ह मिलते हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पहली बार अग्नि के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो वो किससे मिलते हैं? आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले से।
और अग्नि के साक्ष्य मिलते हैं, और वो किसके थे? होमो इरेक्टस के थे। इसका जो जीवाश्म है नर्मदा नदी के किनारे हथनौरा से प्राप्त हुआ है। ये हथनौरा पूछा जाता है, विशेष में पूछा गया है कि हथनौरा कहाँ पर है, तो हथनौरा नर्मदा नदी के उत्तर में पड़ता है। तो वहीं से ये जीवाश्म किसके मिले हुए हैं? इरेक्टस के। ये भारत में प्राचीनतम जीवाश्म है। अगर देखिए, जो पीछे आपको ये बताया गया था, ये भारतीय उपमहाद्वीप में है जब, ठीक है ना, यानी ये पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है। और ये जो है, इन दोनों में अंतर क्या है? इरेक्टस में, इरेक्टस जो है ये भारत में नर्मदा नदी के पास पाया जाता है। ये देखिए लिखा है जीवाश्म भारत की नर्मदा नदी के किनारे कहाँ से प्राप्त हुआ है? हथनौरा। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि हथनौरा किसके लिए जाना जाता है? तो हथनौरा जो है भारत में पाया जाने वाला सबसे प्रथम जीवाश्म यही है, हथनौरा का। और किस मानव का है? तो वो होमो इरेक्टस का है। और ये होमो इरेक्टस है, ये 30 वर्षीय युवती का चित्र है। ये 30 वर्षीय युवती का जीवाश्म है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से रामापिथिकस, उसके बाद अगला मानव आता है निएंडरथल। थल से याद रखिएगा स्थल। और सबसे पहली बार मानव को दफनाने की प्रथा अगर किसी ने शुरुआत की तो निएंडरथल मानव ने। ये देखिएगा, ये निएंडरथल मानव, ऐसा आपको निएंडरथल मानव दिखेगा। तो निएंडरथल मानव, ये जर्मनी का निएंडरथल घाटी है, वहीं से इस मानव के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? जर्मनी से मिलते हैं। ये मानव मध्य पुरापाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। यानी पहली बार मानव को दफनाने की प्रथा कब शुरुआत हुई? मध्य पुरापाषाण काल में। और निएंडरथल मानव भी क्या था? ये जर्मन का व्यक्ति लगता है, वैसे भी देखने में गोरा चित्ता। तो सौ दफनाने की प्रथा की शुरुआत किसने की? निएंडरथल ने। और यानी ये अंतिम संस्कार करता था। प्रश्न फिर पूछा जाता है कि अंतिम संस्कार करने वाला मानव कौन सा था? तो वो निएंडरथल था। यानी 100 विसर्जन अर्थात अंतिम संस्कार करता था। बहुत अच्छे किस्म का शिकारी भी था, और शिकार के लिए इसने चाकू, पिन, मछली पकड़ने का हुक और हांडी के हारपून आदि ये चीजें बनाए। निएंडरथल मानव अग्नि का व्यापक उपयोग करता था। यानी इससे पहले का मानव अग्नि की खोज तो कर लिया था, इरेक्टस ने कर लिया था, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहा था। लेकिन निएंडरथल ने क्या है, इसने यानी आग के प्रयोग की शुरुआत कर ली। उसके बाद हम बात करते हैं होमो सैपियंस के बारे में। होमो सैपियंस ये आपको दिखाई पड़ेगा, ये आपका होमो सैपियंस है। और होमो सैपियंस ये फिर यहाँ देखिएगा, होमो सैपियंस पहला मानव प्रारूप था जिसे उभरी हुई ठोड़ी, यानी जो ऐसे आगे निकला रहता है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि ये ऐसे सामान्य है, उनको ऐसे निकला रहता है। तो और खोपड़ी क्या है? पीछे से गोल होती है, और इस तरीके से पीछे गोल, और ये थोड़ी आगे ये निकली हुई, ठीक है ना, ये निकला रहता है। इसी को होमो सैपियंस कहा गया है, ठीक है ना। इसका ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इसकी पहचान है। उभरी हुई ठोड़ी तथा खोपड़ी क्या थी? गोलाकार, और उत्तर अग्रभाग का निर्माण हो जाता है। इसे कई नामों से जाता है, जैसे होमो सैपियंस को क्रोमैग्नॉन भी कहा गया है, या चांसलेट भी कहा गया है, और ग्रिमाल्डी के नाम से भी जाना जाता है।
इसी को सबसे बुद्धिमान मानव भी कहा गया है। किसको? होमो सैपियंस को। होमो सैपियंस का प्रमाण श्रीलंका का एक गुफा है जिसका नाम फयान, वहाँ से भी मिले हैं। और अगर हम भारत में देखें तो उच्च पुरापाषाण काल के युग के ये स्थल है, और जिसमें ये स्थल पड़ता है भीमबेटका की गुफा। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर जो गुफा मिलती है, उस गुफा में इस तरीके से चित्रकारी की गई है पशुओं के। तो ये होमो सैपियंस ही प्रजाति सबसे बुद्धिमान मानव मानी गई है। तो इस तरीके से मानव की जो उत्पत्ति हुई उसको एक डिटेल से व्याख्यात्मक रूप से आपने समझ लिया। अब इसके बाद फिर अन्य युगों के यानी पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि हम और अधिक से अधिक आपके लिए ये वीडियो बना सकें और आपके कंपटीशन में ये सहायक बन सके। थैंक यू।